নমস্কাৰ, মই এনি হাজৰিকা। আজি মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁহি আপোনালোকৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠৰ যাদুকৰ আৰু কি বুলি ক'ম আৰু মহম্মদ ৰফি চাহাবৰ ঘৰত। এয়া ৰফি চাহাবৰ নুমলীয়া যি য়াছমিন আহমেদ বাইদেউ আৰু এইফালে আছে পাৰভেজ ছাৰ, ৰফি চাহাবৰ মৰমৰ জোঁৱায়েক। এয়া मैं यास्मीन मैम कहते हैं मैम नमस्ते और आपके रमज़ान के लिए थोड़ा सा मीठा है। All the best wishes to you for your new year. थैंक यू। और मैम कैसे, ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। मैम आपने मेरे ये बुक लिखने के टाइम में इतना मदद किया, बहुत मदद किया। और हम लोग का व्यूअर्स को अभी मुझे अच्छा लगेंगे क्योंकि ये तो असमीज़ लैंग्वेज में है। जी। हाँ, सब लोग पढ़ नहीं सकते, तो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश एडिशन के लिए। अभी देखती हूँ क्या होंगे, ऊपर वाले के मेहरबानी से हो जाए तो इसी साल में अच्छा है, नहीं तो अगले साल ज़रूर होंगे। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मैम आपने बुक देखी ना? जी, बहुत अच्छा है। मतलब पेज, मतलब ऊपर फोटो भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है अपने से। इट्स वेरी नाइस बुक, वेरी नाइस। हाँ लेकिन फोटोज। हाँ लेकिन असमीज़ में है तो पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठते। हाँ वही। पर आपकी फीलिंग से समझ में आ जाती है अपने क्या लिखा हुआ है। थैंक यू। और मैम अभी व्यूअर्स को ये क्या है, मोहम्मद रफ़ी साहब को सब लोग इतना प्यार, मतलब सबके दिलो दिमागों में रफ़ी साहब छाए हुए हैं। अभी आप दो शब्द, मतलब आपके अब्बा जान, आपके प्यारे अब्बा जान के बारे में, रफ़ी साहब ने अब्बा जान अभी, तो आप थोड़ा बोलेंगे उन लोगों को, तो आप लोग, वो लोग सही दिल से बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब हमारे अब्बा जान की तो बात ही और थी। मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, और बहुत अलग ही टाइप का इंसान थे। मतलब वेरी क्वाइट, एकदम खामोश टाइप के। घर में बात भी सुनना ज़रा टाइम लगता था हम लोगों को कि क्या कह रहे हैं क्या। बट ऑन द स्टेज मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं वही रफ़ी साहब है कि कौन है। जो बिलीव नहीं होता था कि हमारे फादर है जो इतना, लाइक यू नो, इतना अच्छा लाउड में गाना गा रहे हैं। वो सर ही वाज एब्सोल्यूट डिफरेंट पर्सन स्टेज पे एंड घर में। ही वाज अ फैमिली मैन। बस अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय करना था। काम पे आए, फैमिली के साथ रहते, बस फैमिली मैन थे वैसे। जी। हाँ मुझे अभी भी याद है, आपने एक बार कही थी कि हाँ, रफ़ी साहब जब भी बोलते थे इतना आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, लेकिन जब भी रिकॉर्डिंग में इतना हाई रेंज में गाते थे ना, अभी भी मुझे याद है। और बाकी अपने डेली रूटीन भी मुझे बोली थी कि वो शू पॉलिश किया, वो सब ना, सब चाय, मैंने हाँ सब कुछ, सब अपने मतलब अपना काम अपने हाथ से करना, लाइक यू नो। हाँ, आयनिंग अपने हाथ से करना, शू पॉलिश अपने हाथ से करना, लाइक ही वाज यूज्ड अपने हाथ से सब काम जैसे कर रहे थे। बट मतलब क्वाइट, क्या बोले, तारीफ करें उनकी से। जितना भी तारीफ करें हाँ, उतना ही कम है। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। बहुत अच्छे फादर थे, बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे फर्स्ट ऑफ ऑल। या सो बस याद, वी फील प्राउड टू बी हिज डॉटर। या हम लोग कभी इतना प्राउड होते हैं, और आपको क्यों नहीं होंगे। हाँ, और मैम आपने पिछले बार मुझे ये भी बोले थे कि आप लोग, आप और परवेज सर हर रोज़ शाम को 1 घंटा इत्मीनान से आप लोग बैठ के रफ़ी साहब का गाना सुनते हैं। तो मेरे मन में उस दिन से एक सवाल उठा कि एक तरफ रफ़ी साहब, हाँ, आवाज़ का जादूगर, और दूसरी तरफ आपके अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, तो आपको कैसा महसूस होता है गाना सुनते समय? कैसा महसूस होता है, मतलब वो अलग ही फीलिंग आती है। मतलब इमेजिन करते हैं अपने फादर को एवरी टाइम।
उनके जैसे होमली ड्रेस्ड अप रहते थे, मतलब व्हेन आई हियर हिज सॉन्ग, उनके गाने सुनते हैं, ऑफ कोर्स एज अ सिंगर हम लोग 1 घंटा बैठते हैं हस्बैंड एंड वाइफ गाने सुनते हैं, बट देन उनकी शक्ल, उनके सब चीज़ फादर फिगर जैसे सामने आ जाता है, मैं कि हम जस्ट देख रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, वो सामने बैठ के गा रहे हैं, ऐसा ही है। बट ये फीलिंग आती है कि तो है नहीं, लगता नहीं है कि अपने बीच में नहीं है, हमेशा साथी हैं जी, गाने के ज़रिए ही सही, ऐसे ही, और दिल में तो रहते ही हैं, वो तो है ही है जी, सबके दिल में, बिल्कुल एकदम सबके, सबके बिल्कुल दिल सबके, में, सबके करोड़ों लोगों के जी, दिल बिल्कुल, में बिल्कुल। अभी भी एकदम ना, बिल्कुल, और बिल्कुल, सही हमेशा बात है। हमेशा रहेंगे ना, हमेशा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत Most ही अच्छा welcome, लगा। most और এতিয়া মই অকণমান পাৰভেজ ছাৰৰ লগত কথা পাতিম। ছাৰ নমस्ते। कैसी हैं जी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, वेरी ठीक हूँ। नाइस टू मीट यू अगेन। सर आपने मुझे कितना हेल्प, आपको मैं जितना ये करूँ ना, कभी भी मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मुझे पहले दिन से बहुत ही साथ दिया। और सर मैं हमेशा एक बात आपसे, पहले दिन जो मुलाकात हुई थी उसी दिन से मुझे एक ख्याल आते हैं, रफ़ी साहब ने करोड़ों लोगों को इतना खुश करके रखा, तो रफ़ी साहब को भी ऊपर वाले ने इतना खुश किया कि आप जैसा दामाद मिले। अरे नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। रफ़ी साहब तो हमेशा खुश रहते थे और सबको खुश रखते थे। वही चीज़ हम लोग के साथ भी, जब भी उनको अगर आप मिलेंगे या उनके गाने सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में लोगों से बातें सुनेंगे, तो एक अलग खुशी का एहसास होता है। तो खुश रहना और खुश रखना सबको, ये उनकी एक नेकी थी जो आज तक सबके साथ मौजूद है। इतने सालों के बाद भी रफ़ी साहब कहीं गए नहीं हैं। जब भी उनके गाने सुनते हैं एक अजब सी खुशी महसूस होती है। और बस ये है कि बस हम लोग के, उनकी दुआएं हम लोग के साथ हैं, इसीलिए हम लोग भी आज खुश हैं। और सही तो है, हाँ। जी, ये और सर रफ़ी साहब के बीच में तो बहुत सारा खूबियाँ थे, बहुत सारा, जितना बोलूँ वही कम है, लेकिन आपको इतने ये कौन सा खूबियाँ ने आपका दिल छू लिया, मतलब आपका दिल में छा गए? नहीं देखिए, उनकी सारी खूबियों में हर एक खूबी की तारीफ़ जितनी की जाए कम है। कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो जिसकी तारीफ़ नहीं कर सकें। और एक खूबी तो उनके बयान की नहीं जा सकती। जिस तरह से रफ़ी साहब के हज़ारों गानों में से अगर आप हमको बोलें कि एक गाना कौन सा अच्छा है, तो हम आपको नहीं बता सकते कौन सा हमको पसंद है, क्योंकि सारे के सारे पसंद हैं। एक गाना सुनिए अच्छा है, दूसरा गाना सुनिए उससे अच्छा है, तीसरा गाना सुनिए उससे भी अच्छा है, चौथा गाना सुनिए, इस तरह हज़ारों गाने सुनते रहिए और हज़ारों एक से एक बढ़ के एक अच्छे हैं। तो इस तरीके से रफ़ी साहब की खूबियाँ क्या बयान करें। उनका बैठना, उनका उठना, उनका बात करने का अंदाज़, उनका गाने का अंदाज़, उनकी स्माइल, उनका चेहरा, उनके कपड़े पहनने का एकदम सादा सा अंदाज़, लोगों से मिलने का उनका तरीका, बच्चों से प्यार करने का, फैमिली के साथ एक अलग माहौल, और जब घर से बाहर हों उनका जो दूसरी दुनिया है गाने की, उसमें अलग माहौल। हर एक चीज़ में, किसी चीज़ में भी वो आप नहीं कह सकते कि 99% है, हर चीज़ में 100% है। जिस तरह से उन्होंने अपना 100% गाने में दिया, उसी तरह उन्होंने अपनी हर खूबी को 100% दिया। बच्चों को इतना प्यार दिया, जब घर पे आते थे तो सिर्फ वो फैमिली मैन थे। बच्चों के साथ कैरम खेलना, बच्चों के साथ उठना बैठना, बच्चों के साथ खाना खाना। बच्चों से ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बोलते ही इतना कम थे। बस बच्चे खेलते रहे, देखते रहे, वो उनके सामने बैठे रहे, यही उनकी एक, ये भी एक खूबी थी। खूबी थी, हाँ। तो और उनकी बहुत सी खूबियों में एक खूबी उनकी थी उनकी स्माइल। हर जगह उनको आप देखेंगे, कभी भी उनकी स्माइल में कमी नहीं आती थी। बस एक यही बात कहना चाहेंगे आपसे कि जब रफ़ी साहब आपके सामने होते थे तो आप दो बातें सोचते थे, या तो उनसे बात करें या उनको देखते रहें। तो बस यही था कि उनको देखते ही रहो। बातें तो उनकी गानों के ज़रिए हम लोग सुनते रहते हैं, जितनी देर वो सामने हैं, वो नज़र के सामने होती देर उनको देखते रहें, वही एक खुशी का माहौल था। बहुत अच्छा लगता था, यही सब चीज़ें। और जो स्माइल के बारे में सर आपने बोले, अभी भी वो मौजूद है यास्मीन मैम के मुंह पे, होठों में, एकदम वही।
ना वही मुस्कान वही हाँ मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम जब भी मैम हम लोग के बीच में आए थे तो ऐसे लगा था कि रफ़ी साहब भी एकदम हम लोग के सामने है क्योंकि स्माइल वही है नाक वही है आँखें वही है हाँ ये तो बात आप सही बोल रही हैं, जो भी इनसे मिलता है यही सबसे पहली नज़र में पहचान जाता है कि ये रफ़ी साहब की बेटी हैं। हर तरह का अंदाज उनमें वही है, कम बात करना, स्माइल करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना, बस यही सारी चीज़ें। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसी फैमिली के साथ जुड़े हैं, और जो भी है बस अच्छा ही है जी। वेरी नाइस। थैंक यू सर। और मैम ने ये भी बोले थे मुझे अभी भी याद है रफ़ी साहब एक आपने बोले ना एक इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग तो आपने मुझे बोले थे कि मैं बोले थे थैंक यू आज आप बहुत कुछ बताया तो आपने बोले थे कि ऊपर वाला ने जो करवाने के लिए जो करने के लिए बोलते हैं वही करो। आपने शायद रफ़ी साहब से ही वही सीखा है। या सब पेरेंट्स के ही होता है नेचुरली जो उनके हैबिट्स आई डोंट नो। थैंक यू। এতিয়া মই আছোঁ ৰফি চাহাবৰ মিউজিয়ামত ইমান সুন্দৰকৈ এইখিনি সংৰক্ষণ কৰি থৈছে। এয়া ৰফি চাহাবৰ সুযোগ্য পুত্ৰ শাহিদ ৰফি চাহাব। আৰু আজি মই কি জানেনে বিহু উপলক্ষে আৰু আমাক যিজন ব্যক্তিয়ে ইমানখিনি সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আমাক দি থৈ গ'ল তেখেতক আমি কি দিম তেখেতক আমি স্মৰণ কৰিবলৈ মন গ'ল। সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ পেলাই মই আজি এই কোঠাটোত সদায় যেন থাকিব আৰু সদায় থাকিব কিয়নো 24 ডিচেম্বৰ আৰু 31 জুলাই তাৰিখে তেখেতৰ জন্ম আৰু মৃত্যু তিথিত এই কোঠাটো চাবলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আহে। গতিকে মই এখন গামোচা আমাৰ অসমবাসীৰ হৈ এইখন মই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই শাহিদ ৰফি চাহাবৰ হতুৱাই এইখন ইয়াত মানে খুব सुंदर थुआम। सर नमस्ते। मेरे आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ आज आप मिल गए। बहुत शुक्रिया। हाँ सर मैं रफ़ी साहब के गाना सुन के हम लोग कितना ये हुआ और देखिए रफ़ी साहब ने हम लोग को कितना करोड़ों लोगों को कितना खुश किया ना। अभी जो भी है उनके मन दुखी हो तो भी उनके गाना सुनते ही एकदम झूम उठते हो और सुकून सा आते हैं चैन आ जाते हैं। तो उनके स्मरण से मैंने आपके इधर ही रफ़ी साहब के स्मरण के लिए ये छोटा सा ये है और ये हम लोग का आसाम का ये कल्चरल सिंबल है। गामोसा बोलते हैं। तो सारे आसाम वासियों से तरफ से मैं ये आज रफ़ी साहब के स्मरण से इधर में भेज देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी और थैंक यू। सब आसामी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये बस आप लोग की मोहब्बत आप लोग का बड़प्पन है एंड बस दुआ करते रहें। थैंक यू सर खोलिए। थैंक यू। और सर असमीज़ में बुक हो गया अभी मेरे हस्बैंड अमलान हाजरिका उन्होंने इंग्लिश में अभी शुरू किया एडिशन वही तो आपको मदद चाहिएगा ना। आपसे बहुत मदद चाहिए उनको। हमारे से जो भी मदद होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी आप लोगों को सब बताऊँगा रफ़ी साहब के बारे में। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई कि आपने आसामीज़ में जो किताब लिखी हैं उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में भी। तो ये मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों में फैलेगा और लोगों को पता चलेगा जो लेजेंडरीज़ हैं उनके बारे में। तो आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। আহকচোন এতিয়া আমি ৰফি চাহাবৰ সেই উপাসনা মন্দিৰটো আমি চাওঁ।
ভুমুকি মাৰোঁ আমি সকলোৱে একেলগে চাম আৰু গোটেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ কৈ যাব এতিয়া পাৰভেজ ছাৰ আৰু য়াছমিন মেডামে দেই আপোনালোকেও চাওক ময়ো চাওঁ আমি লগে ভাগে চাওঁ थैंक यू वेलकम एनी मैम वंस अगेन आप एक बार फिर इस जगह पे आई जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफ़ी साहब का सारा कलेक्शन जितना हो सकता है यहाँ पे रखा गया है जिसमें उनके अवार्ड्स उनके रिकॉर्ड्स उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सारी की सारी चीज़ें हैं हम आपको यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं ये सारे अवार्ड्स जो उन्होंने जीते जैसे आर के फिल्म्स के लिए फिर ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवार्ड इसको आप कह सकते हैं उड़न खटोला वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले उसके बाद सारे नीचे दोस्ताना धर्मवीर ज़ख्मी और ऊपर आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें जो रिकॉर्डिंग कंपनीज जब एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बिक जाते थे तो सेलिब्रेट करते थे उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये प्लेबैक सिंगर ऑफ द मिलीनियम का अवार्ड उनको मिला था हीरो होंडा और की तरफ से यहाँ पे रफ़ी साहब की तस्वीरें हैं और आज इसमें आपने ये बिहू के मौके पर ये रफ़ी साहब की मेमोरी में आपने उनको ये गिफ्ट दिया बहुत खुशी हुई इसको देख के सबसे पहले तो हम आपको और सारे असम वासियों को और पूरे देश को बिहू की शुभकामनाएं देना चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी यहाँ पे फिर आते आते ये सारे अवार्ड्स हर एक के पीछे एक कहानी है किसके बारे में क्या बताएं इसके लिए आपको एक अलग से एपिसोड पूरे दिन का बनाना पड़ेगा जिसको आप छोटे छोटे टुकड़े पे रखेंगे ये रफ़ी साहब का टेबल और चेयर भी है जिसमें ये बैठते थे और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये रफ़ी साहब की 6 फिल्म फेयर ट्रॉफ़ीज़ हैं जिसमें इससे ये वाला सबसे लास्ट वाला है क्या हुआ तेरा वादा हम किसी से कम नहीं के लिए मिला था उनको देखिए सर ये कम है ये रफ़ी साहब का नेशनल अवार्ड है जो उसी फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए क्या हुआ तेरा वादा फिल्म के लिए मिला था गाने के लिए मिला था ये उनका पद्मश्री अवार्ड है नीचे आप देख सकती हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं जो उन दिनों से ये एलपी रिकॉर्ड्स कहलाते थे उसके बाद 78 आरपीएम है 45 आरपीएम है ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जब रफ़ी साहब को 25 साल हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाते हुए उनको सेलिब्रेशन सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक शो किया गया था जिसका नाम था जश्न रफ़ी तो उसमें ये 25 मेडल का उनको एक हार दिया गया था इसमें पूरे 25 सालों के 25 गाने लिखे हुए अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे एक एक मेडल पे एक एक गाने के मुखड़ा लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें हैं हाँ सब गाने हैं उसमें और जब रफ़ी साहब थे उन दिनों में एक फ़ैन फॉलोइंग बहुत होती थी जितने फैंस थे रफ़ी साहब को और बाकी सारे एक्टर्स म्यूज़िक डायरेक्टर्स सिंगर्स सबको फ़ैन मेल लेटर्स लिखते थे और रफ़ी साहब अपने फैंस को ऑटोग्राफ किया हुआ तस्वीर पोस्ट करते थे उन दिनों ईमेल व्हाट्सएप या सोशल मीडिया नहीं था तो ख़ुद अपने हाथ से ऑटोग्राफ करके तस्वीरें सबको भेजते थे आपकी एक तस्वीर भी है जब आपको बाद में दिखाएंगे जब रफ़ी साहब इसी टेबल चेयर पे बैठ के ऑटोग्राफ कर रहे हैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने रफ़ी साहब के कुछ ऑटोग्राफ किए हुए तस्वीरें रखी हैं यहाँ पे जो हम उनके फैंस को देते हैं लेकिन ये देखिए इस तरह का ये उनका ऑटोग्राफ किया हुआ फोटोग्राफ है ना और आज बहुत सुंदर सर आज ही हम आपको भी देना चाहेंगे एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़ मेरे सौभाग्य मोस्ट वेलकम ये खुश हो गया ये है मैं बहुत संभाल के रखूंगी सर बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया सर ये सारे देखिए जैसे आपको बताया ये सब रिकॉर्ड्स हैं जो बचते हैं आज भी ये नीचे जो रिकॉर्ड्स रखे हैं ये मियां तानसेन अवार्ड है ये 3 जो आप देख रहे हैं उसके बाद रफ़ी साहब के बारे में उनकी अचीवमेंट्स के बारे में उनकी इंसानियत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है लेकिन ये वो तो ख़ुद नहीं कहते अपने मुँह से कि वो क्या थे लेकिन ये उनकी सारी चीज़ें बताती हैं कि वो क्या थे
किस बुलंदी तक वो पहुँचे, लेकिन कभी भी उन्होंने, अगर उनको किसी ने कहा कि रफ़ी साहब आपने क्या गाना गाया, कितना अच्छा, कितना सुंदर, आपने कमाल कर दिया, बोलते थे मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ऊपर वाले उसका करना है। इसी तरह से उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया, अपनी कोई तारीफ़ नहीं की। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। और आपने यानी मैडम जो एक काम किया है, एक जो जिम्मेदारी ली है किताब लिखने की, सारे गोल्डन ईरास के जितने भी लेजेंड्स हैं उनके बारे में लिखा आपने, और रफ़ी साहब के बारे में भी आपने बहुत अच्छा लिखा। और उस किताब की आज अब मकसद कामयाब हो, अच्छा हो, सबके सबको वो किताब पढ़ने को मिले। अब हम आपको दिखाते हैं रफ़ी साहब के इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो, मतलब ही वॉज अ परफेक्ट म्यूजिशियन हिमसेल्फ, वो हर चीज़ बजाते थे। हाँ उनके तबला, उनके हारमोनियम्स, उनका ये स्वर मंडल, उनका ये तानपुरा, सारी चीज़ें। और जैसा कि लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब की एक पर्सनैलिटी थी प्रोफेशनल, जब वो घर के बाहर काम पे होते थे तो वो बस काम में ही डूबे रहते थे, लेकिन एक बार जब घर पे आ गए तो बच्चों के साथ, ये वही कैरम बोर्ड है जिस पे वो बच्चों के साथ कैरम खेलते थे हो हाँ हाँ ये। और फिर बच्चों के साथ थोड़ी बातें करना, बैठना, सब कुछ करना। वरना वो तो इस तरह के इंसान थे कि अपनी दुनिया में, अपने गीत और संगीत में ही मस्त थे, बच्चों के साथ और अपना काम, फैमिली और प्रोफेशन, उनका और कुछ काम नहीं था। कहीं भी किसी की शादी में, फंक्शन में किसी को जाके दुआएं देनी है तो एक दरवाजे से गए, आशीर्वाद दिया और दूसरे दरवाजे वापस आ गए। कहीं मतलब कोई सोशलाइजिंग नहीं, कुछ नहीं। जितना, एक तो उनको काम से वक्त कम मिलता था, रात रात भर के पहले जो रिकॉर्डिंग्स चलती थी, और जो भी वक्त मिला वो बच्चों के साथ, बस यही है। मतलब काम ही पूजा, काम ही पूजा है, काम ही श्रद्धा, बिल्कुल सही, एकदम काम ही पूजा, काम ही श्रद्धा, इतना लगन, इतना इसीलिए लगा। तो इतना बुलंदी पर ना। और ये भी ही वॉज अ परफेक्ट फादर, जैसे उन्होंने आपको बताएंगे कि कितना बच्चों को प्यार करते थे। जी। हाँ नहीं, पतंग पतंग भी उड़ाया करते थे। जी जी जी, पतंग पर हाँ बहुत हाँ शौक था हाँ उनको, हाँ हाँ पतंग का। बहुत ही उनको वो अच्छा। पतंग उड़ाना, हाँ बैडमिंटन खेलना, हाँ बच्चों से बातें करना, यही सब उनका काम था। हाँ और आज आपने जो ये एक बहुत नायाब तोहफा दिया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा सर, बहुत 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 बहुत। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी एक्चुअली। मेरे पापा रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था वो भी। और उन्होंने ये जो है ना, ये असम सिल्क पाट पाट बोलते हैं, ये गामूसा मतलब पाट में है, तो उन्होंने दिया था। तो मैंने सोचा आज हम लोग, आज हूँ या रहूं या न रहूं, लेकिन ये तो ना रफ़ी साहब के ये मतलब मंदिर में, ये ना ये इबादत खाना ना, इबादत खाना में ये रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो रफ़ी साहब का आत्मा भी और मेरे पापा ने इतना ये श्रद्धा किया था, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए पूरा, मतलब हम लोग का असम बसे भी बहुत ये होगा ना, उन लोग भी इसीलिए रफ़ी साहब के इधर ही में, ये तो इबादत खाना है ना, इसमें बहुत ये है और सुकून मिलते हैं, ये इधर रहेंगे तो हम लोग भी खुश थैंक यू सर, थैंक यू so much. आपने। और आज रमज़ान के इतना कीमती टाइम आप लोगों ने कीमती वक्त दिया है, ये मतलब सही दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, मैम, शुक्रिया शुक्रिया। हिंदी सिनेमार स्वर्णयुग आसामीज लैंग्वेज में लिखी हुई इस पुस्तक के पहला भाग में हिंदी सिनेमा का गोल्डन इरा के 19 लेजेंडरी कंपोजर्स, लिरिसिस्ट और सिंगर्स के बारे में मैंने लिखने का प्रयास किया है। इनमें एक चैप्टर रफ़ी साहब के बारे में भी है। फिलहाल ये पुस्तक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है और इसे मन ही मन हिंदी में भी करने का एक ख्वाब है।